साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन विद रोजगारशाला में। साथियों आपको पता है मैं आपके लिए यूपी कांस्टेबल की जो री एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए जीके एंड जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आता हूं। तो साथियों आज मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। साथियों स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ। सुनिए कि अड़चनें तो बहुत सी आएंगी सफ़र में, कभी रास्ते पथरीले होंगे तो कभी कटीले होंगे, कभी अंधेरी राहों पर चलना होगा तो कभी तमतमाती धूप में जलना होगा। इन सभी मुश्किलों के बावजूद तुम अगर मेरे हमसफ़र रहे तो मैं बेशक कहूँगा ये सफ़र बेहद खूबसूरत है। साथियों इन्हीं लाइन्स के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है साथियों कि वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति होती है, यानी कि वायु में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ध्वनि की गति होगी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न के साथ मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दूंगा, बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अगर साथियों हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, अब हमको पता है कि जो वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो कितनी होती है साथियों, वो होती है आपकी 332 मीटर प्रति सेकंड। क्या 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, आपको पता है। लेकिन साथियों इसमें विकल्प क्या है, 331 मीटर प्रति सेकंड, 330 मीटर प्रति सेकंड और 330 मीटर सेकंड और 332 मीटर सेकंड। साथियों कभी भी इस विकल्प को मत लगाना। इसमें क्या है 332 मीटर सेकंड है, ये क्या होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ना ही इसका आंसर ये होगा, ना ही इसका आंसर ये होगा। अब साथियों अगर इसके सही उत्तर की बात बताऊं तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सुनिए, क्योंकि जो 331 मीटर प्रति सेकंड है ये 332 मीटर प्रति सेकंड के लगभग पास है, इसलिए इस प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर विकल्प ए होगा। अब साथियों सुनिए कुछ जानकारियाँ, यानी कि मैं आपसे कहूँगा कि जो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है साथियों, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बात किसने बताई थी साथियों, ये एक लाप्लांस नाम के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने इसको बताया था कि जो वायु में ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अब साथियों सुनिए, जो ध्वनि की जो तीव्रता है, जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो किस में मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है साथियों, तो हमेशा याद रखेंगे ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। ये आपकी ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी। तीव्रता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं। ये किस में मापी जाती है, डीवी, यानी कि डीवी में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है। इस प्रश्न को कई बार पूछा गया है साथियों। या फिर डेसिबल के बजाय इसको माइक्रोमीटर स्क्वायर, यानी कि माइक्रोमीटर स्क्वायर में भी मापते हैं ध्वनि की चाल को। अब साथियों जो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, एक प्रश्न पूछता है इसमें कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, हमेशा याद रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, साथियों, ये आपकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर, आवृत्ति, यानी कि साथियों जो ध्वनि की तीव्रता है, तीव्रता नहीं साथियों, तीक्ष्णता क्या, यानी कि तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है साथियों, हमेशा याद रखेंगे। ये किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। जो ध्वनि की तीक्ष्णता का मतलब होता है साथियों, जैसे कि किसी की आवाज़ पतली होती है, किसी की आवाज़ कठोर होती है, यानी कि पतली और जो लड़कियों की आवाज़ होती है वो कैसी होती है साथियों, वो पतली होती है। वो किस कारण से होती है, उनकी पिच, यानी कि उनकी तीक्ष्णता के कारण होती है। और जो तीक्ष्णता होता है, पिच होती है, वो किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। अब साथियों एक प्रश्न पूछता है यहाँ पर, जो
हम बात करते हैं फुसफुसाहट की जो तीव्रता होती है, जब आपस में फुसफुसाहट करके हम आपस में बात करते हैं, फुसफुसाहट करके हम आपस में बात करते हैं, तो वो कितने डेसिबल की होती है साथियों? 30 डेसिबल की। कितनी? 30 डेसिबल की होती है। और आपसे पूछेगा जो शोर होता है वो कितने डेसिबल का होता है साथियों? वो 80 डेसिबल का होता है। कितने? 80 डेसिबल का होता है। 80 डेसिबल का होता है। अब यहाँ से साथियों एक प्रश्न पूछता है आपसे, क्या कि जो ज़्यादा आयाम किसका होता है साथियों? आयाम किसका होता है? आयाम सब ज़्यादा आयाम किसका होता है? ज़्यादा आयाम किसका होता है साथियों? ज़्यादा आयाम किसका होता है? तो ये होता है साथियों किसका? लड़कियों का। नहीं साथियों, जो लड़का होते हैं, लड़का की आवाज़ का आयाम ज़्यादा होता है, और साथियों गधा की आवाज़ का आयाम ज़्यादा होता है। ठीक है साथियों। और कम आयाम किसका होता है? कम आयाम की बात करें तो साथियों कम आयाम किसका होता है? ये लड़कियों का होता है। लड़कियों का क्या होता है? कम आयाम होता है। और साथियों मच्छर की जो आवाज़ होती है उसका आयाम भी क्या होता है? कम होता है। अब ये आयाम को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आयाम को कहते हैं साथियों एम्पलीफायर। क्या? एम्पलीफायर आयाम को कहते हैं। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें हम, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि किसी भी माध्यम में जैसे ही हम बढ़ाते हैं ध्वनि की गति बढ़ जाती है। यानी कि अगर किसी भी माध्यम में हम क्या बढ़ाते हैं जैसे ध्वनि की गति बढ़ जाती है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों जैसे ही हम किसी भी माध्यम में तापमान बढ़ाते हैं, किसी भी माध्यम में, माध्यम का मतलब क्या होता है साथियों? माध्यम का मतलब होता है जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, ये माध्यम होते हैं हमारे। किसी भी माध्यम में क्या बढ़ाने से? तापमान बढ़ाने से साथियों, यानी कि तापमान बढ़ाने से ध्वनि की जो गति होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब कितनी बढ़ जाती है साथियों? जैसे कि मैंने आपसे कहा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से कितनी बढ़ जाती है साथियों? ये 0.6 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ऐसे मैंने कहा साथियों नमी का ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है। बताइए, नमी का ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि नमी का क्या पड़ता है? ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि अगर नमी ज़्यादा होगी या कम होगी तो ध्वनि घटेगी और बढ़ेगी साथियों। ठीक है, इसका मतलब यह है कि नमी का ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है। अब इसमें एक प्रश्न पूछता है कि जो दाब होता है यानी कि प्रेशर का ध्वनि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हमेशा याद रखेंगे, यानी कि नमी का ध्वनि पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो प्रेशर होता है, दाब होता है, उसका ध्वनि पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि तापमान। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान से देखिए। अच्छा प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, यानी कि विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर से विधान सत्य हैं? इसमें जो ये कथन दिए हैं बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर प्रति सेकंड है। बी कह रहा है कि निकिल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही है साथियों। अगर साथियों मैं इसके सही उत्तर की बात करूं तो इसका जो कथन बी है, जो कथन ए है वो गलत हो जाएगा, लेकिन कथन बी क्या है इसमें साथियों? सही है। ये कह रहा है कि कथन ए एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6220 मीटर प्रति सेकंड है। नहीं साथियों, ये 6220 मीटर प्रति सेकंड नहीं होती है। कितनी होती है? एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6420 मीटर प्रति सेकंड होती है, इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। अब लेकिन जो निकल होता है, निकल में ध्वनि की गति 6040 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बात बिल्कुल साथियों राइट है। अब साथियों कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ध्वनि की गति कितनी होती है। जैसे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि ए गलत है, बी सही है। तो कहने का मतलब है कि इसमें बी सही है, केवल बी सत्य है, यानी कि विकल्प सी सही हो जाएगा। क्या विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा? देखते हैं साथियों, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं इस क्वेश्चन से संबंधित। जैसे कि मैंने आपसे कहा जो स्टील होती है साथियों, क्या स्टील की बात करें हम, स्टील में ध्वनि की गति कितनी होती है? स्टील में ध्वनि की गति कितनी होती है बताइए, स्टील में ध्वनि की गति कितनी होती है? अगर मैं स्टील में ध्वनि की गति की बात करता हूँ साथियों तो 59 कितनी ये होती है? 5960 मीटर प्रति सेकंड। हमेशा याद रखेंगे 5960 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे पूछता है कि लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5950। कितनी? ये 5950 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऐसे ही पूछता है कि कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हमेशा याद रखेंगे कांच में ध्वनि की चाल 3500, कितनी? 3500 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऐसे ही पूछता है कि पीतल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? पीतल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हमेशा याद रखेंगे कि 4700 मीटर प्रति सेकंड होता है साथियों।
अब देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड, लोहे में 5950 मीटर प्रति सेकंड, कांच में 3500 मीटर प्रति सेकंड और पीतल में 4700 मीटर प्रति सेकंड। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। अगर बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, सभी की सभी PYQ हैं साथियों, परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि 1100 फीट प्रति सेकंड क्या होती है, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है, 1100 फीट प्रति सेकंड की दर से यात्रा करती है। अब साथियों मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में, यानी कि 1 मीटर में कितने, एक मील में, क्या एक मील में कितने मीटर प्रति सेकंड होते हैं। तो 1600 मीटर होते हैं साथियों। कितने, 1600 मीटर की दूरी होती है 1 माइल में। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है क्योंकि, यानी ये कह रहा है कि जो नाइट्रोजन होता है उसका प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है, क्यों किया जाता है। अगर साथियों इसके सही प्रश्न का उत्तर देखें, इसका उत्तर देखें तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प साथियों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह देन को सपोर्ट यानी समर्थन नहीं करता है। यानी कि यह देन को सपोर्ट या समर्थन नहीं करता है। अब देखते हैं साथियों इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि ये इसमें खाली जगह है और रिक्त स्थान है। वो कह रहा है कि गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। यानी कि किस गैस का प्रयोग, जो चिप्स आती हैं हमारी खाने के, कुरकुरे वगैरह आते हैं, जो भी पैकेट आती है उनके अंदर एक गैस भरी होती है, तो उस गैस का क्या नाम है साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों उस गैस का नाम क्या है बताइए मुझे। अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। उन चिप्स की पैकेट्स में क्या भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है साथियों। क्या भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब देखते हैं इस प्रश्न से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट या फिर जानकारी। साथियों आपको बताइए मुझे, जो नाइट्रोजन गैस है N2 है साथियों, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किसने की थी साथियों। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी, तो हमेशा याद रखेंगे नाइट्रोजन की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। किसने, रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। कई बार पूछा गया है। अब मैं आपसे पूछूं O2 यानी कि ऑक्सीजन की खोज किसने की, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की साथियों, हमेशा याद रखेंगे जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। प्रिस्टले, ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था, ऑक्सीजन की खोज की। अब मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन की खोज किसने की, तो हाइड्रोजन की खोज बताइए मुझको कि हाइड्रोजन की खोज किसने की। तो हमेशा याद रखेंगे हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की। किसने, कैवेंडिश ने की। कैवेंडिश ने किसकी की, हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की। अब पूछता है जो नाइट्रोजन गैस है उसको कहाँ यूज किया जाता है साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, उसको टायर में जो हवा भरी जाती है, गैस भरी जाती है, उसको भरने में प्रयोग की जाती है साथियों। हमेशा याद रखेंगे जो साधारण हवा होती है, साधारण गैस होती है, उसमें क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन 78% होती है साधारण गैस में, ठीक है, और ऑक्सीजन कितनी होती है हमारे वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन तो 78% होती है और ऑक्सीजन कितनी होती है, 20% होती है, 20% की लगभग होती है साथियों। तो टायर में कौन सी हवा भरी जाती है, यानी कि साधारण हवा भरी जाती है। लेकिन साथियों उसमें साधारण हवा में 78% नाइट्रोजन होती है और 20% की लगभग कितनी होती है, ऑक्सीजन होती है। अब साथियों जो टायर होते हैं ना, किसी भी गाड़ी के, कार के, बाइक के, मोटरसाइकिल के, या फिर मतलब साइकिल के, किसी भी वाहन के जो टायर होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस अगर हम भर देंगे, पूर्ण रूप में अगर शुद्ध नाइट्रोजन गैस भरेंगे, तो उन टायर के फटने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपने जो वाहन होते हैं, व्हीकल होते हैं, कार वगैरह, उनमें नाइट्रोजन गैस भरवाते हैं स्पेशल करके, क्योंकि उनकी जो क्षमता होती है टायर की, उनकी क्षमता होती है बढ़ जाती है, वो फटने की उम्मीद कम रहती है साथियों। हमेशा याद रखेंगे। अब देखते हैं, और साथियों नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है टायर में हवा भरने में, और जो आइसक्रीम बनाने में भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। और वायुमंडल में कितनी होती है जी, 78% होती है नाइट्रोजन। और साथियों इस प्रश्न से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी थी मैं आपके लिए बताती हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा एनेस्थेटिक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जब कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति के दांतों में
कोई दांत को निकालता है या फिर दांत में कुछ भी ऑपरेशन वगैरह करता है दांतों का, तो वह यानी कि एनेस्थेटिक का मतलब होता है उसको शून्य करने के लिए किस का इस्तेमाल करता है। तो हमेशा याद रखेंगे साथियों, उस किसका इस्तेमाल करता है, वो नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है। किसका विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल करता है। अब साथियों मैं कुछ दांतों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए बता रहा हूँ। जैसे कि एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या एक प्रश्न पूछा जाता है, बड़े ध्यान से देखना है। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि दांतों के बारे में, दूध के दांत कितने होते हैं साथियों, दूध के दांत कितने होते हैं, दूध के दांत कितने होते हैं साथियों, दूध के दांत बताइए मुझे। ये होते हैं 20। कितने होते हैं, 20 होते हैं। और स्थायी दांत कितने होते हैं, स्थायी यानी कि स्थायी दांत कितने होते हैं, स्थायी दांत होते हैं साथियों कितने, 32 होते हैं। 32 दांत होते हैं हर व्यक्ति के अंदर। और दूसरी बात इसमें कहता है कि दांत किस पदार्थ के बने होते हैं, मुझे बताइए। तो जो दांतों को कठोरता प्रदान करता है वो कौन सा पदार्थ है साथियों, दांतों को जो कठोरता प्रदान करता है वो कौन सा पदार्थ है, दांतों को कठोरता प्रदान करता है वो कौन सा पदार्थ है। तो साथियों उसका नाम है इनेमल। क्या, इनेमल दांतों को कठोरता प्रदान करता है। और एक बात और बताइए मुझे, जो जबड़े की हड्डी होती है वो किसकी बनी होती है। तो जबड़े की हड्डी साथियों किसकी बनी होती है, जबड़े की हड्डी किसकी बनी होती है बताइए मुझे। जबड़े की हड्डी मैंडिबल की बनी होती है। किसकी, मैंडिबल की बनी होती है। कई बार पूछा गया है प्रश्न, मैंडिबल की बनी होती है जबड़े की हड्डी। अब साथियों मुझे ये बताइए, इसमें एक दांत का सूत्र आता है, उसको बताता हूँ मैं आपको कि दंत सूत्र किस प्रकार से बनता है। तो दंत सूत्र का मतलब होता है साथियों, दंत सूत्र क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे, ये होता है 2123 अपॉन 2123। ठीक है साथियों। अब इसमें क्या होता है साथियों, हमेशा याद रखेंगे, इसमें इस प्रकार से बातें बनती है, इस तरीके से। कहने का मतलब है 2 दांत ऊपर वाले, 2 दांत नीचे वाले। आई समझ में बात नहीं आई। तो यानी कि 2 साइड में इधर, यानी कि जो जबड़ा होता है व्यक्ति का, इस तरीके से जबड़ा होता है, आपको पता होना चाहिए। तो 2 दांत इधर, 2 दांत इधर, 2 दांत नीचे और 2 दांत नीचे। ये कौन से होते हैं साथियों, ये होते हैं कौन से, इंसीजर होते हैं। यानी कि ये कौन से होते हैं, यानी कि मैं आपको पूरे तरीके से जबड़े की कार्य प्रक्रिया बता रहा हूँ अभी करके, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। मैं आपको दांतों के बारे में बता रहा हूँ, क्या दांतों के बारे में बता रहा हूँ आपको। यानी कि मैंने आपसे कहा दांत किस तरीके से व्यक्ति के बनते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति का जबड़ा है, ये ध्यान रखेंगे, ये किसी व्यक्ति का जबड़ा यानी कि मुंह है। अब इसमें क्या है, मैंने बताया आपको एक फॉर्मूला 2123 अपॉन क्या 2123। ये क्या होता है, दांतों का एक सूत्र होता है, इसको फिट करना है। मैंने कहा साथियों, जैसे कि मैंने कहा दांत 4 प्रकार के होते हैं, अभी बताऊंगा। जैसे कि 2 दांत इधर आ गए आपके, 2 दांत इधर आ गए, 2 दांत इस कोने में आ गए इस साइड में, और 2 दांत नीचे आ गए साथियों, ये वाले 2 दांत, और ये 2 दांत यहाँ पर आ गए। ठीक है, कहने का मतलब कितने हो गए, 2 4 6 8, यानी कि 8 दांत। ये कौन से होते हैं साथियों, ये होते हैं कृंतक, या कौन से, ये होते हैं कृंतक दांत। ठीक है साथियों, ये कौन से होते हैं, कृंतक होते हैं। अब बात करते हैं, एक दांत और आता है, एक दांत इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, और एक इधर आ जाएगा। तो कितने हो गए, ये 4 हो गए। तो जो 4 होते हैं ना, 4 दांत कौन से होते हैं, इनको कहते हैं साथियों रदनक। कौन से होते हैं, ये रदनक होते हैं। आई बात समझ में नहीं आई, इनको रदनक कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इनको कैनाइन, और कृंतक को कहते हैं साथियों इंसीजर। ठीक है, अब बात क्या करते हैं, अब इसमें कह रहा है कि 2 इधर 2 दांत हो गए, यहाँ पर 2 हो गए साथियों, यहाँ पर 2 हो गए, और यहाँ पर 2 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर 2 दांत हो गए, यहाँ पर भी 2 दांत हो गए। इस तरीके से कितने हो गए, 8 दांत हो गए। तो 8 दांत कौन से होते हैं, हमेशा याद रखेंगे, 8 दांत कौन से होते हैं, इनको कहते हैं अग्रचवर्णक। क्या, अग्रचवर्णक कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इंग्लिश में कहते हैं प्रीमोलर साथियों। ठीक है, अब कौन से बच्चे, कोने वाला ये बचा हिस्सा, इस हिस्से को देखते हैं। यानी कि 3 दांत की, क्या 3 दांत होते हैं, ये वाले 3 दांत यहाँ पर, 1 2 और 3 साथियों। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3, ऐसे यहाँ 1 2 3, 1 2 3। ये कौन से होते हैं साथियों, ये होते हैं चवर्णक। ये कितने होते हैं, 12 होते हैं। यानी कि 3 इधर 3 इधर 6, और 6 इधर। 12 दांत कौन से होते हैं साथियों, हमेशा याद रखेंगे, ये होते हैं चवर्णक होते हैं। मैंने दांतों का पूरा फॉर्मूला आपके लिए सॉल्व करा दी साथियों। इसी प्रकार हमारे जो मुंह होता है उसमें दांत पाए जाते हैं। अगर आपको ये सिस्टम समझ में आया है तो याद रखना हमेशा के लिए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों ये सभी। ठीक है, देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि शरीर के थर्मोस्टेट यानी कि ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है साथियों।
यानी कि जो शरीर का तापमान है उसको स्थिर करने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, यानी कि हमारे शरीर के तापमान को कौन सी ग्रंथि स्थिर रखती है तापमान को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए मुझे। तो साथियों एक ग्रंथि होती है हमारी शरीर के अंदर हाइपोथैलेमस, क्या हाइपोथैलेमस होती है, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या करती है, हमारे शरीर के तापमान को स्थिर करती है साथियों। अब बात करता हूँ साथियों मैं हाइपोथैलेमस की। अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूं साथियों तो हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण बन जाती हैं उन सभी की चर्चा करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा हाइपोथैलेमस को डिटेल से पढ़ते हैं। अब जैसे कि इसमें देखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, किसके बारे में, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ते हैं साथियों। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ते हैं हम अभी। तो साथियों इसका उपयोग किस किस में किया जाता है, जैसे कि हमारी भूख होती है, हमको भूख लगती है, क्या भूख बढ़ाने के काम, भूख का काम करता है। और जो प्यास हमें लगती है, इसी कारण हमको प्यास लगती है, इसी कारण से हमको किसी पर प्यार आता है साथियों, और इसी कारण से हमको घृणा होती है किसी से, और इसी के कारण साथियों क्या होता है, गुस्सा आता है हाइपोथैलेमस के कारण ही। और इसी के कारण साथियों ये सभी क्या है, भूख हमारी नियंत्रण किससे होती है, प्यास, प्यार, घृणा, गुस्सा, ये सभी किससे नियंत्रित होते हैं, ये हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होते हैं। ऐसे ही इसको क्या कहा जाता है साथियों, इसको हाइपोथैलेमस को एक नाम से और जाना जाता है, इसको जाना जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्लैंड, इसको किस नाम से जाना जाता है, ग्लैंड, ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से किसको जाना जाता है, यानी कि हाइपोथैलेमस को जाना जाता है। अब मुझे ये बताइए कि मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो हमेशा याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि, जो माइंड के अंदर, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, उसको ये क्या करता है, नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, यानी कि पीयूष ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रित करता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और साथियों जो ये हाइपोथैलेमस होता है इसका एक काम और है, यानी कि ये वायरस और जो जीवाणु और वायरस होते हैं ना हमारी बॉडी में, जब जीवाणु और वायरस प्रवेश करते हैं तो किस पर अटैक करते हैं, ये हाइपोथैलेमस पर ही अटैक करते हैं, हमेशा याद रखेंगे। जो वायरस और जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, वो हमारी बॉडी पर किस पर अटैक करते हैं, हाइपोथैलेमस पर ही साथियों क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और जो हाइपोथैलेमस होता है वो क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, यानी कि तापमान को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। तापमान को कंट्रोल कौन करता है, यानी कि नियंत्रित करता है, हमेशा याद रखेंगे। और जैसे कि हमारी बॉडी का सामान्य तापमान कितना होता है, 98 फ़ारेनहाइट होता है साथियों, ठीक है, ये सामान्य तापमान होता है, 98 होता है। अब क्या करेंगे, ये तो आपको हाइपोथैलेमस के कार्य हो गए। अब मुझे ये बताइए साथियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात करें साथियों, अति महत्वपूर्ण, अभी इसकी मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, यानी कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा साथियों। अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि प्यूटरी ग्रंथि, पीट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और अभी मैंने आपको बताया, यानी कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको जाना जाता है, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब मुझे ये बताइए साथियों, जो ये मास्टर ग्रंथि है, पीट्यूटरी ग्रंथि है, इसे क्या कहते हैं, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पहली बात तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं। दूसरी बात, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है, यानी कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, ये पीयूष ग्रंथि होती है। जब सबसे छोटी दूसरी होती है तो पहली कौन सी होती है, तो हमेशा याद रखेंगे पहली फर्स्ट कौन सी होती है, ये फर्स्ट होती है पीनियल ग्रंथि। कौन सी, ये होती है पीनियल, ये भी मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, ये मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है पीनियल ग्रंथि। और मुझे ये बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ये दूसरी सबसे छोटी होती है साथियों। जो पीट्यूटरी ग्रंथि होती है वो दूसरी सबसे छोटी होती है, और पहली सबसे छोटी कौन सी होती है साथियों, ये होती है पीनियल ग्रंथि, ये भी मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। अब मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है साथियों, ये यकृत होती है, यानी कि लीवर। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यानी कि लीवर होती है। अब साथियों जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और साथ ही इसी ग्रंथि से हमेशा याद रखेंगे क्या निकलता है, वृद्धि हार्मोन। जो वृद्धि हार्मोन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, यानी कि ऑक्सीटोसिन क्या होता है साथियों, जैसे कि कोई पशु जानवर है वो दूध नहीं देता है, तो क्या करते हैं, उसके एक वो लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन का एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे ये हार्मोन निकलता है। तो ये
कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। यानी कि पीयूष ग्रंथि का मतलब होता है जो महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो जो दूध निकलता है तो यही जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, वो मस्तिष्क के द्वारा पीयूष ग्रंथि होती है, वही इसको मतलब यानी कि दूध निकालने की प्रयास में रहता है साथियों। पीयूष ग्रंथि होती है वही इस पर प्रभाव डालती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन पर। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न संख्या साथियों अगला है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। तो जो अनुमस्तिष्क है, सेरिबेलम है, ये किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प डी। और विकल्प क्या रहा है? मांसपेशियों के घुमाव व नियंत्रण को क्या करता है? ये को नियंत्रण अनुमस्तिष्क और इसे कहते हैं इंग्लिश में सेरिबेलम। ये मांसपेशियों के घुमाव को नियंत्रित करता है। आई समझ में नहीं आई बात साथियों? मैंने आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न कराए और इनका विश्लेषण भी मैंने आपको बताया साथियों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की अन्य वीडियोज़ भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा साथियों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।